Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी जब रूम में वापस आया तो वो ब्लड से कवर था। इवन उसकी सॉड पर भी ब्लड लगा हुआ था। विंग को समझते ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि ये ब्लड किसका हो सकता है। विंग को डर लग रहा था, डर अपने भाई के लिए, और उससे भी ज़्यादा डर उसे खुद के लिए लग रहा था। वांगजी उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो अपने वादों को भूल जाते हैं। साथ ही वो बहुत पॉजिटिव किस्म का अल्फा है। गलती से एक बार विंग का फेस मास्क उतरा गया था। वांगजी ने उस वक्त उसकी इतनी बैंड बजाई थी कि विंग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। और आज तो इस स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा ने उसके खुद के ओमेगा को मैसी हालत में किसी और अल्फा के बेड पर देखा है। उसे खुद के लिए तो डर था ही, पर एक और डर जो कुछ देर पहले ही उसे हिट हुआ था। अब अगर एम्परर लान वांगजी द डिमोनिक कल्टीवेटर, जो उसके हस्बैंड है, एज कल्टीवेशन पार्टनर्स पावर शेयरिंग का हक चाहेंगे तो एज पर प्रॉमिस विंग को वो हक वांगजी के साथ शेयर करना होगा। साथ ही दूसरा वादा तो ये भी था कि वो अगर वांगजी के साथ बिट्रेड करेगा तो जिंदगी भर वांगजी का स्लेव बन के रहेगा और उसकी दुनिया बस वांगजी तक ही सीमित रहेगी। मतलब आज से वांगजी विंग को एज पार्टनर या एज एम्प्रेस नहीं बल्कि एज स्लेव भी ट्रीट कर सकता है, जो अब तक भी वो करता ही आया। पर आज के बाद शायद विंग का टॉर्चर थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि वांगजी की आंखों में जो आग है वही विंग को अपना आधा फ्यूचर तो डार्कनेस में दिखा चुका है। वांगजी जो विंग की तरफ बढ़ रहा था, वही विंग जो फ्लोर पर खुद की बॉडी को पूरी तरीके से कडल करके अपने हेयर्स को आगे करके हो सके उतना अपनी बॉडी को हेयर्स से कवर करने की नाकाम कोशिश करते हुए वांगजी की नजरों से अपनी नजर हटाकर फ्लोर की तरफ देख रहा था। उस शांत कमरे में विंग के धड़कनों की वो आवाज कहीं ना कहीं वांगजी को भी सुनाई दे रही थी। वांगजी और विंग में बस कुछ ही फासला बचा हुआ था, पर अचानक ही उनके डोर पर नॉक हो चुका था, जिस वजह से वांगजी का ध्यान विंग से डिस्ट्रैक्ट होकर डोर की तरफ जा चुका था। वांगजी ने अपनी फर्स्ट लेयर उतारी और उसे विंग के ऊपर थ्रो कर दिया। वो तुरंत डोर की तरफ मुड़ा और थोड़ा सा ही डोर ओपन करके तुरंत बाहर चला गया, जिससे रूम के अंदर का कुछ भी बाहर जो भी है उसे शो ना हो। ऑब्वियसली बाहर शुयांग था, साथ ही शाओ शिनचैन भी, जो वांगजी को काम डाउन करने आए थे। ऑलरेडी वांगजी ने जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा हिट किया था। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था वांगजी के हाथों से, और अब उन दोनों को भी विंग के लिए भी डर लग रहा था। यही रीज़न था कि वो यहाँ वांगजी को काम डाउन करने आए थे। वांगजी जो ऑब्वियसली शुयांग शाओ शिनचैन की रिस्पेक्ट करता था और उनकी बातों को मानने की और समझने की कोशिश करता था, क्योंकि वो वांगजी के लिए उसके एल्डर्स की तरह थे। इसीलिए शुयांग और शाओ शिनचैन वांगजी को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वांगजी जो कुछ ही वक्त उनसे बात करता है और उनकी सारी बातों को बस नोट करता रहता है, क्योंकि इस बार उनकी बातें उसे माननी तो थी नहीं, पर इनकी डिसरिस्पेक्ट भी वो नहीं करना चाहता, तो बस चुपचाप सारी चीज़ों को हाँ बोलकर वो टाल देता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। शुयांग और शाओ शिनचैन भी समझ चुके थे कि वांगजी आज शांत होने वाला तो नहीं है। उन्हें विंग के लिए डर भी लग रहा था, पर वो भी इन दोनों की पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। सो ना चाहते हुए भी शुयांग और शाओ शिनचैन को वहाँ से जाना पड़ा। फिर से वांगजी अपने रूम में आ चुका था। वही विंग जिसने वांगजी के उस क्लोथ से अच्छी तरीके से खुद की बॉडी को कवर कर लिया था। वांगजी जिसके फेस पर स्मक आ चुका था। तुरंत ही डोर लॉक करने के बाद वांगजी ने फिर से स्पेल्स एक्टिवेट कर दी थी और वो विंग के सामने आ चुका था। विंग जिसकी नजरें फ्लोर की तरफ थी, लिटरली उसकी बॉडी शेक कर रही थी। रीजन एग्जैक्टली बताना मुश्किल था, क्योंकि एक तो वेदर कोल्ड था और विंग कब से इस कोल्ड वेदर में कोल्ड फ्लोर पर विदाउट क्लोथ्स ऐसे ही बैठा हुआ है। वही दूसरी तरफ
उसे डर भी लग रहा था, जिस वजह से भी उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। नजरें उठाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अपने दोनों लेग्स को उसने अपने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड कर लिया था। वांग जी जो अपने एक नी पर विंग के सामने बैठ चुका था, उसने अपने जिस क्लोथ को विंग के ऊपर फेंका था उसे कवर करने के लिए उसी क्लोथ को वांग जी ने एक नजर देखा। विंग ने उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर रैप करके टाइटली अपने हाथों से होल्ड करके रखा था। वांग जी ने एक स्मिक किया और उसने अपनी सॉर्ड को अनसील्ड किया। विंग जो उस आवाज से ही अपनी नजरें उठाकर वांग जी के हाथ में जो सॉर्ड थी उस तरफ देख रहा था, जो फुल्ली ब्लड से कवर थी। विंग जो और भी ज्यादा सिमट चुका था। वांग जी ने अब एक नजर विंग की तरफ देखा और अपने क्लोथ को विंग की बॉडी से अलग करना स्टार्ट किया। विंग जिसने उस क्लोथ को टाइटली होल्ड करके रखा था, पर वांग जी ने जबरदस्ती विंग से उस क्लोथ को छीन लिया। विंग जिसने फिर से अपनी पूरी बॉडी को अपने ही हाथों पैरों से छुपाने की कोशिश की, साथ ही अपने हेयर्स को भी उसने फिर से अपनी बॉडी पर डालकर खुद को हाइड करने की कोशिश की। वांग जी जिसका नो रिएक्शन, उसने बस उस क्लोथ को खींचा और उसी क्लोथ से वो उस सॉर्ड को क्लीन करने लगा। विद इन मिनट्स उस सॉर्ड से वो पूरा ब्लड हट गया और वो सॉर्ड ब्यूटीफुली शाइन करने लगी और वो वाइट क्लोथ अब पूरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुका था। विंग जो अभी भी कांप रहा था, वांग जी ने उससे एक वर्ड भी नहीं कहा था। इनफैक्ट ठीक से उसकी तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि उसे अपनी सॉर्ड जो क्लीन करनी थी। सॉर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद वांग जी ने उसे शील्ड कर दिया। उसी क्लोथ से वो अपने हाथ पर लगा ब्लड भी क्लीन करने लगा। एज हस्बैंड गुस्सा करना चाहिए तुम पे, या फिर एज कल्टीवेशन पार्टनर्स मुझे खुश होना चाहिए। वेडिंग नाइट में हम दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई, आई होप उसे तुम भूले नहीं होंगे। लैन वी वुशियान। वांग जी जिसने उस क्लोथ को अपने हाथ से दूर फेंक दिया और उसने अब जाकर कहीं अपनी नजरें उठाकर विंग की तरफ देखा था, पर विंग वो अभी भी शांत था, नीचे देख रहा था। वांग जी ने जब देखा कि विंग के पूरी बॉडी पर उसके हेयर्स है, तब उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और वो उन हेयर्स को बहुत सॉफ्टली जेंटली हटाने लगा। उसका टच बहुत सॉफ्ट था, पर ये सॉफ्ट टच भी आज विंग की बॉडी में शिवर फील करा रहा था। वो फिंगर्स जो कभी कभी उन हेयर्स को हटाते हुए विंग की बॉडी पर टच हो रहे थे, जिससे विंग और भी ज्यादा सहम रहा था। वांग जी ने सारे हेयर्स को बिल्कुल जेंटली विंग की बॉडी से हटाकर पीछे की तरफ डाल दिया। वांग जी ने अपने दोनों हाथों को विंग के आर्म्स पर रखा दोनों साइड, और वो धीरे धीरे अपनी फिंगर्स से विंग के ब्यूटीफुल हैंड्स को सहलाते हुए नीचे की तरफ लाया। उसने विंग के दोनों हाथों को अलग किया, क्योंकि विंग ने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सिकुड़ लिया था अपनी बॉडी की तरफ और अपने दोनों हाथों से पैरों को कवर करके रखा था। तो वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग किया और अपने दोनों हाथों के बीच में टाइटली विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वांग जी ने एक नज़र विंग की तरफ देखा और उसने विंग के हैंड्स की तरफ झुकते हुए उसके दोनों हाथों पर बहुत सॉफ्टली किस किया। विंग जो अपने हाथों को पीछे खींचना चाहता था, पर वांग जी की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि विंग अपने हाथों को मूव तक नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उसे उसकी फिंगर्स में दर्द हो रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को जकड़ा ही इतनी जोर से था कि उस टाइटनेस से विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका था। साथ ही वांग जी का टच सॉफ्ट था, भले ही उसकी ग्रिप टाइट थी, पर टच बिल्कुल सॉफ्ट था। मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट लगभग हर रोज ही हर रात मैं तुम्हें ये याद दिलाता हूँ कि तुम किसके हो, किससे बिलोंग करते हो, तुम्हारी पोस्ट क्या है और जिससे तुम बिलोंग करते हो उसकी पोस्ट क्या है। तो दिन क्या हुए मुझे यहाँ से गए, तुम तो मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे करने लगे। क्या तुम्हें इस बात की पनिशमेंट पहले नहीं मिली? क्या मैंने तुम्हें पहले
ये वॉर्न नहीं किया था कि तुम्हें उनमें से किसी के पास भी नहीं जाना, तुम उन लोगों से नहीं मिल सकते। कितनी बार बताया था मैंने तुम्हें, पर हर बार तुम मुझे धोखा देके उन लोगों से मिलने जाते थे। विंग जो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, मतलब वांग जी जानता था कि वो उन लोगों से चुपके मिलता है। अब तो विंग गया, वही वांग जी जो विंग का वो शॉकिंग रिएक्शन देख चुका था। वांग जी जिसका हाथ फिलहाल विंग के एक हाथ को छोड़ चुका था और वो उसी हाथ को अपनी फिंगर से सॉफ्टली टच करते हुए उसके शोल्डर से होते हुए उसके नेक से उसके फेस पर और बाद में उसके चीक से होते हुए उसके हेयर्स में जा चुका था। दूसरे ही पल विंग का फेस ऊपर हो चुका था और उसे अपने हेयर्स में बहुत शार्प पेन हो रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके दूसरे हाथ को भी छोड़ते हुए उसने उस हाथ से विंग की नेक को ग्रैब कर लिया, पर उसकी पकड़ बिल्कुल लाइट थी। हेयर्स पर वांग जी की पकड़ टाइट थी। वांग जी जो बिल्कुल कोल्ड लग रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था और उसी गुस्से की वजह से उसकी आईज टोटली रेड हो चुकी थी। वांग जी जिसकी पकड़ हर पल विंग के हेयर्स पर बढ़ रही थी, पर उसका दूसरा हाथ जो विंग के नेक पर था वो विंग की नेक को बहुत सॉफ्टली सहला रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे क्योंकि वांग जी उसे मजबूर कर रहा था। माय ओमेगा, क्या लगा तुम्हें? मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो। हांग वांग जुन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का एम्परर, एक डार्क कल्टीवेटर, वो भी नॉर्मल नहीं, डिमोनिक कल्टीवेशन का ग्रैंड मास्टर, जो चंद घंटों में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का एम्परर बनके उस पर रूल कर सकता है, सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को अपने सामने झुका सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा जिसे कोई भी बीट नहीं कर पाया, उसे मजबूर करके खुद के सामने पैक करवा सकता है। क्या वो उस ओमेगा पर नजर नहीं रखेगा? तुम्हें लगता था तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो, पर ऐसा नहीं था। मैं खुद होकर बेवकूफ बनता था। शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया, जिस दिन भी तुम किसी से मिलने बाहर जाते थे मुझसे छुपकर, उस रात को मैं तुम्हें आसानी से छोड़ता नहीं था। तब तक नहीं छोड़ता था जब तक तुम पूरी तरीके से मैस होकर मेरे सामने बैग नहीं करते। पर इन सब चीज़ों पर तो तुम तब ध्यान देते ना जब तुम उन लोगों से अपना ध्यान हटा पाते। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जाने वाला हूँ, ये बात जब तुम्हें पता चली थी तब तुम्हारे फेस पर वो खुशी मुझसे छुपी नहीं थी, पर फिर भी मैं चुप रहा। अब तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है और तुम उन्हें क्रॉस करने की गलती नहीं करोगे। मुझे खुशी थी इस बात की कि तुम भले ही मुझसे छुप के उन लोगों से मिलते हो, पर एक सेफ डिस्टेंस हमेशा उन लोगों में और तुम में होता है। यही तो रीज़न था कि तुम पर बिलीव करने लगा था मैं। ये जानकर खुश रहता था कि भले ही तुम मेरे दुश्मनों का साथ दे रहे हो, पर अपने हस्बैंड की ड्यूटीज भी नहीं भूले हो। उन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ लाख प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी तुमने, पर जब भी तुम्हारे मुंह से ये सुनता था कि तुम मुझे मतलब अपने अल्फा को कोई भी हार्म नहीं करना चाहते, तो अच्छा लगता था। ये सोचने लगा था कि तुम मुझे अपनाने लगे हो। जिस प्यार की एक्सपेक्टेशन वेडिंग नाइट पर मैंने की थी, वो प्यार अब तुम मुझसे करने लगे हो। जो मेरा होता है उस पर हक जताना मैं कभी नहीं छोड़ता, और मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्लेम कर लिया था। हर बार जब भी तुम्हारे करीब आता, तुम्हें ये याद दिलाना मैं कभी नहीं भूलता कि तुम मेरे हो। तुम्हारी बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट, हर चीज़ बस मेरे लिए है, मुझसे बिलोंग करती है।
ये खूबसूरत फेस जिसे अक्सर ढक के रखने के लिए मैं तुम्हें प्रेशराइज करने लगा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई देखे। पर आज क्या देखा मैंने, वो सब कुछ जिसे मैं हर रोज अपना बोलता हूँ जताने से पीछे नहीं हटता, वो सब कुछ किसी और के कमरे में उसके बेड पर था। ये फेस जिस पर मास्क नहीं है, ये बॉडी जिसे हर रात मैं क्लेम करता हूँ, हर रात खुद अपने हाथों से अनकवर करता हूँ, हर रोज उस बेड पर खुद के साथ तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के हैं। उसी बॉडी को किसी और अल्फा के रूम में उसके बेड पर मैसी हालत में देखना, क्या ये आसान है मेरे लिए? विंग जो वांगजी की सारी बातें सुन रहा था, आंखों में जो आंसू थे अब वो नीचे गिरने लगे थे। बहुत मासूम थी विंग की शक्ल, और उस फेस पर वो गिल्ट वांगजी भी देख सकता था। उसकी आंखों में खुद के लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसे वांगजी भी नोटिस कर चुका था। वही विंग जो अब तक वांगजी के हाथों से अपने हेयर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उसका दूसरा हाथ वांगजी के उस हाथ पर था जिससे वांगजी ने विंग की नेक ग्रैब करके रखी थी। विंग ने उन दोनों हाथों पर से अपनी पकड़ लूज कर दी थी। विंग जिसने अपनी आईज भी क्लोज कर ली थी, उसकी उन बंद आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो दोनों बहुत करीब थे क्योंकि वांगजी ने लगभग विंग को अपनी तरफ ही खींचा था। विंग को फिलहाल बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी ने कही हर एक बात सच थी। भले ही वांगजी उसके साथ कैसा भी बिहेव करता हो, पर बाहर वांगजी उसे जो रिस्पेक्ट देता था उसे भी विंग नहीं भूल सकता था। साथ ही वांगजी की ये बात भी सच थी कि हर रोज वांगजी उसे खुद का क्लेम करता था, ये बोलने से कभी नहीं थकता था कि वो उसका है, उससे बिलोंग करता है और उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और अपने फेस को ढक के रखना, ये रूल तो वांगजी ने नहीं बनाया था, ये रूल तो विंग बहुत पहले खुद पर ही अप्लाई कर चुका था। इतने सालों तक उसने अपने फेस को ढक के ही तो रखा था, तो अगर उसका अल्फा चाहता था तो अभी भी वो अपना फेस ढक के रखता था। विंग जो बहुत गिल्टी था और उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, पर उसे कुछ याद भी तो नहीं था। डरा सहमा विंग चाहता था कि वांगजी उस पर यकीन करे। जो इंसान फिलहाल उसका अल्फा पर डेविल बनके उसके सामने है, पता नहीं क्यों विंग ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उसे ही होल्ड कर लिया था। विंग ने टाइटली वांगजी को हक कर लिया था। ये एक्शन उसका बहुत क्विक भी था और बहुत अजीब भी, जिससे वांगजी भी एक पल के लिए थोड़ा सरप्राइज हो गया, पर उसने विंग के हेयर्स में जो पकड़ थी उसे लाइट कर दिया था। विंग जो वांगजी को टाइटली हक करके बहुत जोर से रोने लगा था। उसकी आंसू कंटिन्यू उसके आंखों से गिर रहे थे और उसकी पकड़ वांगजी के ऊपर स्ट्रांग हो रही थी। वांगजी जो बिल्कुल शांत हो गया, उसने विंग को कुछ देर खुद को होल्ड करने दिया। इनफैक्ट उसने विंग को रोका भी नहीं, बस वो चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। विंग जो पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर आ चुका था, इनफैक्ट वो वांगजी के लैप में बैठ चुका था, जिस वजह से वांगजी को भी पूरी तरीके से फ्लोर पर बैठना पड़ा। विंग पूरी तरीके से वांगजी को अपने हाथों पैरों से रैप करके उसके शोल्डर में अपने फेस को छुपा चुका था। विंग कुछ देर तक बहुत रोया और उसके बाद वो शांत होने लगा। वांगजी ने ना उसे कंसोल किया और ना ही इवन उसे होल्ड भी किया, पर विंग खुद ही कुछ वक्त बाद खुद को संभालने लगा। वांगजी ने जब देखा कि विंग शांत हो चुका है, उसने एक डीप ब्रीथ ली। प्रिटेंड कर रहे हो मेरे सामने या मेरी सिंपैथी गेन करने की कोशिश? विंग जिसने अपने फेस को ऊपर किया और वांगजी की तरफ देखा, वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करने के बाद विंग ने खुद को वांगजी के और भी ज्यादा करीब किया। अल्फा, यकीन करोगे, ये जानने के बावजूद कि मैंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दे रहा था, पर फिर भी यकीन करोगे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है? मुझे नहीं पता मैं कैसे वहाँ पहुँचा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं खुद गया था, मैंने उन
उन लोगों के साथ डिनर किया। मैं ऑलरेडी जानता था कि आप आज आने वाले हो और मैं आपसे ऑलरेडी डरता हूँ, इसीलिए डिनर करने के कुछ देर बाद हमने बातें की, नॉर्मली बातें। उसके बाद यानली शिजे और जिनजीशुआन वहाँ से निकल गए। मैंने चैंग से कुछ देर तक बातें की और बाद में मैं भी उसके रूम से बाहर आ चुका था। शायद मैं अपने रूम तक भी आ चुका था और फिर मैं बेड पर आकर लेट गया और गिरते ही मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं नहीं जानता क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे फिर से वहाँ पहुँचा। बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानता। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, साथ ही आपके फेरोमोन्स मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप उस रूम में कब आए। बिलीव मी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। पर मैं इतना घटिया गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। ऑलरेडी जानता हूँ कि मैं किसी और का हूँ, भले ही हम दोनों का रिश्ता कैसे भी स्टार्ट क्यों ना हुआ हो। पर जिस दिन से हमारी शादी हुई है, बिलीव मी, आपको मैं अपना अल्फा मानने लगा हूँ। इनफैक्ट मानता ही हूँ। भले ही आपके खिलाफ मैं उन लोगों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क की, जो यीलिंग पेट्रियार्क कंप्लीट कर रहा था। बिलीव मी, उसमें आपके ओमेगा ने कभी भी आपको हार्म करने की या आपको बिट्रेड करने की कोशिश नहीं की। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं आपको हर्ट करूंगा या फिर आपसे दूर होऊंगा और वो सब अलग। पर क्या सच में आपको मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि अपने ही भाई के साथ ये सब कुछ? विंग जो अपनी लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और वांग जी ने फिर से उसे उसके हेयर से टाइटली होल्ड कर लिया था। विंग जो चुप हो चुका था क्योंकि वांग जी की आंखों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अडॉप्टेड, तुम चियांग फैमिली के अडॉप्टेड सन हो। क्या ये मैं नहीं जानता? तुम दोनों में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। ये सच भले ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं, पर उन्हीं कम लोगों में मैं भी आता हूँ। इवन तुम्हारी फैमिली के बारे में जो तुम नहीं जानते ना, वो भी मैं जानता हूँ। इसीलिए मुझे कभी भी तुम्हारी फैमिली पर यकीन नहीं था। मैं तुम्हें उनसे दूर रखता था। उसका रीजंस तुमने पता करने की कोशिश नहीं की। तुमने बस मुझे ब्लेम किया हर चीज के लिए। रही बात बिलीव की, तो वो मुझे है। मैं जानता हूँ कि वो सब बस दिखावा था, क्योंकि मेरे अलावा अदर अल्फा तुम्हें छू भी नहीं सकता। वांग जी, जिसका दूसरा हाथ फिर से विंग के नेक पर चला गया था और वो अपने थंब से उस मेटिंग मार्क को, मतलब अल्फा बाइट को सॉफ्टली सहला रहा था। एक नज़र उस अल्फा बाइट की तरफ डालने के बाद वांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा। ये मार्क, ये अलाव ही नहीं करेगा तुम्हें कि तुम किसी और अल्फा के नजदीक जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हें इतना पेन देगी कि तुम मौत तक पहुंच जाओगे, और वो दर्द तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा खुद का अल्फा तुम्हारे करीब ना आए। ये दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं देगा, और उसे भी देगा जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। तुम्हारी बॉडी से मेरे स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज होने लगेंगे। तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट हो जाएगी कि सामने वाला तुम्हें टच तक नहीं कर पाएगा। तुम में मेरी जो डार्क पावर्स मैं ट्रांसफर करता हूँ ना, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाएगी तुम्हारे आसपास, ताकि कोई भी तुम्हें टच ना कर पाए। अगर किसी ने उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश की तो वो इतना इंजर्ड हो जाएगा कि उस वक्त के लिए चलने लायक तक नहीं बचेगा। उसे रिकवरी के लिए बहुत वक्त लगेगा।
स्ट्रॉन्ग पावर्स लगेगी, तब जाकर कहीं वो रिकवर हो पाएगा। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम अभी भी प्योर हो, सिर्फ मेरे हो, इस बात पर मैं बिलीव करता हूँ। विंग ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी थी, वो स्माइल करने लगा था। लिटरली वो स्माइल कर रहा था। उसने तुरंत वांग जी के फेस पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा होगा? मतलब मेरे और चैंग के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा? क्योंकि मुझे तो दर्द हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और अगर इतना दर्द होता तो ऑब्वियसली मुझे होश आता, मैं उठता, पर मुझे तो उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। विंग जो बहुत खुश हो चुका था, उसने फिर से वांग जी को हक कर लिया। मतलब मैं प्योर हूँ, मतलब मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने वो गलती नहीं की जिसके लिए मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं आपका हूँ, मैं सच में बस आपका हूँ। वांग जी जो क्या फील करे और फिलहाल उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये ओमेगा जो उसके सामने हर रात को सरेंडर करता है, वांग जी को अब लगता था कि ये मजबूरी में करता है, वांग जी फोर्स करता है, इस वजह से विंग खुद को वांग जी को हैंड ओवर करता है। पर आज का विंग का बिहेव वांग जी को ये शो करा रहा था कि विंग की भी कहीं ना कहीं इसमें मर्जी है। इसलिए तो आज उसे इस बात की खुशी हुई कि वो सिर्फ उसके अल्फा का है। इन रियलिटी विंग सच में वांग जी को दिल से अपना अल्फा मान चुका था, एक्सेप्ट करता था वो वांग जी को अपना अल्फा वेडिंग के बाद से। इसीलिए तो विंग ने कभी भी वांग जी को खुद को छूने से मना नहीं किया वेडिंग नाइट पर। इसीलिए तो विंग ने कहा था कि आप मुझ पर हक रखते हो, और वो हक विंग ने वांग जी को दिए भी थे। उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत जैसे भी हो, पर उस रिश्ते को विंग दिल से एक्सेप्ट कर चुका था। हाँ, भले ही उनमें कोई प्यार जैसी फीलिंग नहीं थी, पर वो उस रिश्ते की सच्चाई को भी कभी नहीं झुठलाता था। यही तो रीजन था कि जब से शादी हुई थी, विंग ने कभी भी वांग जी को कल्टीवेटर कहकर नहीं पुकारा, और ना ही उसे वॉरियर कहा। अल्फा के अलावा वो वांग जी को कोई भी और नाम से एड्रेस नहीं करता था। वांग जी जो विंग को बच्चों की तरह खुश होता हुआ देखकर कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में सेटिस्फैक्शन भी फील कर रहा था, पर फिलहाल उसे कुछ और भी करना था। वो जो अब तक वांग जी चाहता था, अब वो उसे विंग से डिमांड कर सकता था। विंग जो अब तक खुश होकर वांग जी से सिमटा पड़ा था, आंखों में भले ही आंसू थे पर फेस पर स्माइल थी, पर वो स्माइल बहुत जल्द वैनिश भी हो चुकी थी वांग जी की हरकत की वजह से। वांग जी ने विंग को अपने आप से दूर किया। इनफैक्ट उसने विंग को एक आर्म से पकड़ा और स्ट्रांगली उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे विंग वांग जी से दूर हो गया और फिर से फ्लोर पर लड़खड़ाकर लगभग गिर गया। विंग जो गिरने की वजह से हाथ पर चोट लगा बैठा था, साथ ही उसके हेयर्स ने उसके फेस को कवर कर दिया था। विंग ने खुद को संभाला और अपने हेयर्स को पीछे किया। वो वांग जी की तरफ देखने लगा। आंखों में अब तक जो खुशी के आंसू थे, वो कहीं ना कहीं हर्टफुल एक्सप्रेशंस में चेंज हो चुके थे। अपना ये नाटक किसी और के सामने करना, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। तुम बोलोगे तुम्हें कुछ याद नहीं है, और मैं मान लूँगा, हाँ मानता हूँ, ये मार्क तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, पर ये मार्क तुम्हें प्रोटेक्ट तब करेगा जब कोई तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारे साथ फोर्स करने की कोशिश करेगा। अदर अल्फा तुम्हें उस हद तक छू नहीं सकता जिस हद तक मैंने तुम्हें छुआ है, पर उसके अलावा और भी बहुत कुछ तुम दोनों में हो सकता है। और तुम्हें दर्द हुआ या नहीं, जियांग चैंग को हार्म हुआ या नहीं, तुम दोनों ने रात में कितनी अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है, ये देखने के लिए मैं थोड़ी ना वहाँ था। हो सकता है ये मार्क की पावर एक्टिवेट हो चुकी होगी तो तुम दोनों ज़्यादा आगे नहीं बढ़े होंगे, पर उसके अलावा विंग जिसने
वांग जी की तरफ गुस्से से देखा जो उसके सामने अभी तक खड़ा हो चुका था। वांग जी के वर्ड्स को बीच में ही विंग की वो स्ट्रॉन्ग वॉइस कट ऑफ कर चुकी थी। अल्फा प्लीज स्टॉप इट, शट अप, ह्यूमिलिएट कर रहे हो आप मुझे, इंसल्ट कर रहे हो मेरी। विंग जिसने गुस्से में अपनी वॉइस तो रेज कर दी थी पर उस रूम में सन्नाटा हो चुका था क्योंकि वांग जी बस गुस्से से विंग को घूर रहा था। विंग जिसने गुस्सा तो कर दिया पर अब उसने खुद ही एक डीप ब्रीथ ली क्योंकि वांग जी को उसे कन्विंस करना था। उसे ये तो पता चल चुका था कि उसने लिमिट्स क्रॉस नहीं की, वो कर ही नहीं सकता। बस अब उसे इस बात का यकीन दिलाना था कि उसने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया और ना ही उसे कुछ याद है। इसलिए विंग ने खुद के गुस्से को शांत किया। एक डीप ब्रीथ के साथ वो वांग जी की तरफ बढ़ा, वैसे ही अपने नीज पर क्योंकि वांग जी उसके सामने 2 कदमों पर ही खड़ा था। विंग वांग जी के पैरों के पास आ गया और उसने वैसे ही वांग जी के लेग्स को हक कर लिया। आई नो कि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है। आई नो जो आपने देखा वो सब कुछ बहुत गलत इंडिकेट कर चुका है आपको, पर फिर भी एज यूर ओमेगा 1% तो यकीन रखिए मुझ पे। प्लीज बिलीव कीजिए मेरा, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। मैंने भी उतना ही देखा जितना आपने देखा है, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हो। इनफैक्ट मैं तो आपसे भी कम जानता हूँ क्योंकि मुझे होश भी आपके आने के बाद आपके फेरोमोन्स की वजह से आया। मैं सच में नहीं जानता, कुछ नहीं पता है मुझे। प्लीज अल्फा बिलीव मी। वांग जी जो नीचे झुका, उसने विंग के हेयर्स को ग्रैब किया और उसकी तरफ देखा। खुद के पैरों को वांग जी ने दूर कर लिया था जिस वजह से विंग की पकड़ वांग जी से छूट चुकी थी और वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। बिलीव, यू वांट माई बिलीव, देन प्रूव योरसेल्फ। विंग जो कंफ्यूज हो चुका था कि क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत आसान है माय ओमेगा। यकीन दिलाना चाहते हो ना मुझे, तो कुछ करो जिससे मुझे यकीन हो। अल्फा क्लियरली बोलिए, क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या करना होगा मुझे ऐसा जिससे आप मुझ पर बिलीव कर पाओगे जो मैं बोलूँगा? याद है अल्फा, वेडिंग नाइट पर आपने कहा था कि मुझे आपसे प्यार करना होगा और उस प्यार को आप ही को यकीन दिलाना होगा। वो प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता, पर जिस पल से वो रेड थ्रेड बंधा था ना, उस वक्त से मैंने मान लिया आपको अपना अल्फा। वो रेड थ्रेड, वो बॉन्ड या कुछ और पता नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर यकीन करें। मैं आपकी नज़र में इनोसेंट खुद को प्रूव करना चाहता हूँ और अगर मेरी कोई भी हरकत जो मुझे अपने अल्फा की नज़रों में सही साबित कर सकती है आपके हिसाब से, तो मैं कुछ भी करूँगा। हम दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, कैसा भी स्टार्ट हुआ हो, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर मेरी कोई भी हरकत जो उस रिश्ते में वो रिस्पेक्ट वापस ला सकती है तो मैं वो करूँगा। वांग जी जिसके फेस पर स्मर्क आ चुका था। देन कंप्लीट योर प्रॉमिस माय ओमेगा। विंग ने जैसे ही ये सुना उसका फेस पेल हो चुका था। कुछ वक्त तक विंग अपने इमोशंस के चलते भूल ही चुका था उस वादे के बारे में। विंग जिसने तुरंत ही वांग जी की नज़रों से अपनी नज़रें हटा दी थी और वो फिलहाल अपनी आईज क्लोज कर चुका था। वांग जी जिसने कुछ पल विंग के फेस को बस देखा, एक सॉफ्ट टच जो विंग को बाद में उसके फेस पर फील हुआ था, जो उसके टीयर्स को जो आंखें बंद होते हुए भी उसकी आंखों से गिर रहे थे उन्हें क्लीन कर रहा था। बहुत कॉन्फिडेंस था ना इन आंखों में अब तक। मुझे बिलीफ दिलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी थे तुम, तो अचानक ये आंखें बंद क्यों हो गई? नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए तो मैंने कहा प्रिटेंड करना। आई विल अग्री। ये सुनते ही वांग जी
विंग की तरफ देख रहा था, जिसने उसकी लाइन को बीच में ही कट ऑफ करके अपनी आईज को ओपन किया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था एक ब्रोकन स्माइल के साथ। वांग जी जो कुछ पल के लिए शॉक हो चुका था, उसके बाद उसने विंग के फेस को डीपली ऑब्जर्व किया। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि विंग मजाक कर रहा है। विंग जिसने उसी स्माइल के साथ वांग जी के फेस पर हाथ रखा और उसके फेस को प्यार से थम से सहलाते हुए कहा, आई विल अग्री टू एक्सेप्ट यू एज माई कल्टिवेशन पार्टनर। इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बावजूद भी मैं आपको वो देने के लिए रेडी हूँ जो आप चाहते हो। आई एम रेडी टू शेयर माई पावर्स विथ यू। आज तक दिमाग की सुनते आया, एज वॉर लॉर्ड येलिंग पेट्रियार्क मैंने आपके सामने बिहेव किया। यही रीज़न था कि वो पावर्स मैंने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं की। पर आज एक ओमेगा हार गया अपने अल्फा के सामने। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आपको खुद पर यकीन दिलाना चाहता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझ पर यकीन करें। अंजाम जानते हुए भी मैं वो गुनाह करना चाहता हूँ, उस गुनाह को क्लियरिफाई करने के लिए जो शायद मैंने किया भी नहीं। अगर बस पावर शेयरिंग का राइट आपको यकीन दिला सकता है कि आपका ओमेगा बस आपके लिए लॉयल है, देन आई एग्री। क्योंकि आप मुझ पर बिलीव करें या ना करें, मैं आप पर बिलीव कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। मेरी पावर्स अगर आप शेयर भी करते हो तो मुझे यकीन है आप पर कि आप उनका गलत यूज़ नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों पर ये यकीन हो गया। ये जानते हुए कि मैं एक डार्क कल्टीवेटर हूँ, तुम ये रिस्क उठाना चाहोगे, जबकि क्लियरली तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है कि जिस यकीन से तुम ये बात कह रहे हो उस पर तुम खुद भी यकीन नहीं कर रहे। विंग जिसने ये सुनने के बाद एक सॉफ्ट स्माइल की, एज डिमोनिक कल्टीवेटर क्या बहुत मुश्किल है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को ख़त्म करना आपके लिए? जवाब मेरे पास भी है और आपके पास भी, पर आपने आज तक ऐसा कोई भी मूव नहीं किया। उस थ्रोन पर डार्क कल्टीवेटर लान वांग जी बैठता है, पर उसके डिसीजन कभी भी मैंने गलत नहीं देखे। सिर्फ डार्क कल्टीवेटर हो इसलिए मैं आपसे नफरत करूं, ये तो गलत है। मैंने आपसे कभी भी नफरत नहीं की। हमारी शादी से पहले ही मैं एम्परर की एम्प्रेस बन चुका था और तब से मैंने आपके डिसीजंस को देखा है, हर एक मूव को देखा है। हमारे रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी हमेशा से थी, भले ही प्यार नहीं पर एक यकीन तो हमारा रिश्ता बिल्डअप कर ही चुका है अब तक। तो वही यकीन मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं आपको आपके राइट्स दूँ। और वैसे भी वी वुशियान कभी भी अपने प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करता। सो आई विल अलाउ यू। वो वादा जो उस रात को मैंने आपसे किया था, मैं उसे कंप्लीट करूँगा। अपनी पावर्स को आपके साथ शेयर करूँगा। और इतना ही नहीं, आज से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपका स्लेव हूँ। इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बस एक ही रिश्ता है मेरे लिए, वो है आपका और मेरा। मैं रेडी हूँ आपका प्रिजनर बनने के लिए और आपकी हर एक बात को मैं मानूंगा। अब तक मैंने धोखा दिया है आपको, पर आगे से ऐसी कोई गलती मेरी तरफ से नहीं होगी। ये मेरा वादा रहा जो इस बार नहीं टूटेगा। मेरी पावर्स शेयर करने के बाद आप चाहे तो मैं लाइफ टाइम आपके प्रिजन में रहने के लिए भी रेडी हूँ। नॉट एज कल्टीवेटर, नॉट एज यीलिंग पेट्रियार्क, एज यूर ओमेगा, नहीं, शायद एज यूर सर्वेंट, यूर स्लेव। मेरी लाइफ का हर डिसीजन अब आप लोगे और जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। ये एक ओमेगा का वादा है उसके अल्फा से। विंग ने जैसे ही अपनी बात को कंप्लीट किया था, वांग जी जिसके फेस पर क्रिपी स्माइल आ चुकी थी, पर विंग आज उस
क्रीपी स्माइल से डर नहीं रहा था, बल्कि उसके फेस पर भी एक सॉफ्ट स्माइल थी, जैसे वो अग्री कर चुका था और एक्सेप्ट भी. So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.